आता है तो वो जो फ्रेम स्ट्रक्चर वाले होल्ड होते हैं उनमें आपको अपने आप को बचाने के लिए या फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वाइट स्पेस मिल जाती है। अब आपको पता है कि अगर आप के हिसाब से देखोगे तो हमारा जो जेड के स्टेट है यूपी ये किस जोन में आती है? जोन 4 और 5 में, जहां पे मतलब आपको को आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आज आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी तुर्की में भी आज कल रात को शायद मैं देख रहा था मोबाइल में 6.1 डिग्री का एक अर्थ आया तुर्की में। तो ऐसे अगर बार बार की छोटी मोटी नेचुरल क्लाइमेट तो होती रहती है। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर वाले हाउस होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे लिए सेफ होंगे। अब अनफ्रेम स्ट्रक्चर वाले होंगे तो वो हो सकता है जैसे कोई कॉलम नहीं है, बीम नहीं है, तो वहां पे आपको अपने आप को बचाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। वो बिल्डिंग जब कोलैप्स होती है, बिल्डिंग कोलैप्स होने की 2-3 तरीके से कोलैप्स होती है। एक तो होती है वो बी शेप में, जो दीवारें होती है वो अंदर की तरफ गिरती है, उसको हम बोलते हैं बी शेप में। एक होती है पैनकेक में। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी तो वो बिल्कुल, अगर अनफ्रेम स्ट्रक्चर वाली होगी तो एकदम बिल्कुल ऐसे नीचे आके वो गिर जाएगी पैनकेक शेप में। एक मतलब रूफ होगा, उसके ऊपर नीचे बिल्कुल उसमें आपको वाइट स्पेस नहीं मिलेगी। तीसरी होती है लेन रूम है। लेन रूम में एक साइड पे बिल्डिंग गिरती है इस तरह। तो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर वाली कोई बिल्डिंग होगी तो आपको क्या मिलेंगे, वो जो लेन टू में गिरेगी वो आपको मिलेंगे वहां पे वाइट स्पेस ज्यादा मिल जाएंगे। कॉलम बीम हो गए तो आप अपने आप को, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मैं जहां तक मेरे को आइडिया कि 2005 में मैं उस टाइम कॉलेज में था, तो अर्थ चुका आया था हमारे घंटे में। तो उस टाइम हम कॉलेज में थे, तो जब ये ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो आपने क्या करना है, एक तो पैनिक नहीं होना होता है, मगर हमें अवेयर नहीं थे आप इस चीज के लिए। जैसे आपको ये प्रोग्राम हम करवा रहे हैं तो हमारे तक ये ऐसे प्रोग्राम नहीं चलेंगे, क्योंकि जो SDRF जो इसका गठन हुआ है 2012 में हुआ है, 2012 में SDRF बनाई गई है हमारी स्टेट लेवल पे। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की कब बनी है? 2012 में हमारी स्टेट में, DNK स्टेट में। तो मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो अर्थ आया तो हम क्या हो गए, पैनिक हो गए, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो बंदर मच गई पूरी। मगर उस टाइम क्या करना है आपने कि अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो तो कोशिश यही करनी है कि अगर कोई बीम कॉलम आपको दिखता है किसी कॉर्नर पे या किसी डेस्क के नीचे, कोई अपने आप को हेड को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। हेड आपका एक बाइक का ऐसा आर्गन है ना, अगर ये बच गया तो मतलब बंदे के 50% चांसेस होते हैं सेव होने के। अगर जहां पे अगर छोटी मोटी कोई हो गई, इंजरी हो गई, तो ज्यादा चांसेस होते हैं बंदे की कैजुअलिटी होने के। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो आपको क्या करना है, फ्रेम स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है कि ये सारी चीजें आती है प्री डिजास्टर में, डिजास्टर आने से पहले की बातें। अब ड्यूरिंग डिजास्टर में क्या होता है कि हमारी जब टीम जाती है किसी डिजास्टर साइट पे, जब किसी कोई ऐसी कोई वारदात होती है तो हमारी SDRF की टीम गई, तो वहां पे हमारा जो मेन रोल होता है, हमारे पहुंचने से पहले जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं उनका बड़ा रोल रहता है वहां पे। क्योंकि हमारी टीम जैसे कठुआ से हमने बिलावर आना होता है, मिनिमम हमें 1-1.5 घंटा 1.5-2 घंटा का टाइम लग जाएगा। मगर ऐसी बात है अगर आपके बिलावर साइड में क्षेत्र में हुई है तो आपका जो सिविल सोसाइटी के लोग है वहां के लोगों का ज्यादा रोल रहता है। और आपको अवेयर करवाने का यही हमारा मेन मोटिव है कि हमारे पहुंचने से पहले जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को हम सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं, ह्यूमन लाइफ को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में लाते हैं, ताकि जितने लोगों की जान बच सके उतने लोगों की हमें जान को सेव करना है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो टीम होती है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है CSSR की, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू की टीम होती है। दूसरी होती है हमारी MFR की, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब कि कोई भी अगर विक्टिम, हम कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उससे विक्टिम हम हमारी टीम में क्या करती है, सर्च करके उसको रेस्क्यू करके सेफ जोन में ला रही है। जैसे वो सेफ जोन में आए तो जो MFR की टीम है वो क्या करेगी, उसका इनिशियल असेसमेंट करेगी, फिजिकल असेसमेंट करेगी, देखेगी कि अगर इसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी तो नहीं है। अब हो सकता है इसको बिलावर से आपने जम्मू हॉस्पिटल करना है या कठुआ के लिए हॉस्पिटलाइज करना है, तो कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है कि ये इसके लिए डाइजेस्ट हो सके। हो सकता है ये रास्ते में कहीं उसको इसकी जान न चली जाए, डेथ न हो जाए। तो ऐसी इंजरी को हम क्या करते हैं, जो हमारी MFR की टीम नहीं मिल सकती ना, डिजास्टर साइट पे ऐसी इंजरी होती है विक्टिम को। अब इनमें से ऐसी कौन सी इंजरीज है जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है?
जिसको आपको पता होना चाहिए कि इसको सबसे पहले फर्स्ट एड की जरूरत है, और अगर इसको टाइमली आप फर्स्ट एड नहीं मिली तो हो सकता है इसकी जान भी चली जाए। कौन सी इंजरी से है इसमें आइडिया लगा के आप बता सकते हो। अगर किसी को कोई अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको सबसे पहले मिल रहा है फर्स्ट एड की, या किसी को ब्लीडिंग हो रही है उसको सबसे पहले मिल रहा है, या कोई फ्रैक्चर वाला है उसको सबसे पहले मिल रहा है, या कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट है उसको सबसे पहले मिल रहा है, किसको मिल होगी इनमें 4-5 पेशेंट में? कौन सी ऐसी इंजरी है जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है? शाबाश। चलो देखो, ब्लीडिंग से सुना है कि उसको ज्यादा कैसी ब्लीडिंग होगी तो वो उसकी जान चलेगी, सुना ना? तो जो ब्लीडिंग वाला पेशेंट होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि आपको पता है एक अडल्ट जो यंग पर्सन होता है उसकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? कितना ब्लड होता है? जो एक यंग पर्सन है, अडल्ट जिसको हम बोलते हैं, मैच्योर अवस्था में जो होता है, उसकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर। कितना होता है? 5 to 6 लीटर। ये एक रेशियो है, 5 to 6 लीटर के अंदर अंदर उसकी बॉडी में ब्लड होता है। जो ब्लड का पता ना आपको क्या करता है हमारी बॉडी में? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना, जो हम खाते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, प्योर इम्प्योर ब्लड ये सप्लाई होती है ना। अब ये जो ब्लड है 5 to 6 लीटर, अब इसमें से अगर 1 से 1.5 लीटर ब्लड अगर लॉस हो गया किसी इंजरी की वजह से, कट लगने की वजह से, 1 से 1.5 लीटर ब्लड, तो उस विक्टिम की जान जा सकती है। वो हम उसको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज कह सकते हैं। अब ब्लीडिंग को कंट्रोल करना जरूरी है सबसे पहले। अब ब्लीडिंग को कंट्रोल किया तो बंदे की जान बच सकती है। अगर आपने क्या किया कि देखा यार इसको ब्लीडिंग हो रही है, एक उसके साथ अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि सबसे पहले इसको जरूरत है कि इसको जरूरत है। अब अनकॉन्शियस जो होगा उसको भी जरूरत है फर्स्ट एड की। अब ये डिपेंड करता है कि वो अनकॉन्शियस किस कंडीशन में हुआ है। अब ब्लीडिंग वाले पेशेंट को आपने उसको उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। अब मेडिकल टर्म होती है कि ब्लड को कंट्रोल करने के 4 मेथड्स हैं। समझ आ रही मेरी बात? आ रही समझ कुछ? अब जो मेडिकल टर्म होती है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ड्रग प्रेशर। कौन सा? ड्रग प्रेशर। जहां पे आपको ब्लीडिंग निकल रही है, बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, वहां पे आपने क्या करना है, कोई साफ सुथरा बैंडेज, कॉटन या किसी, अगर आपके पास मौके पे अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट रुमाल तो होता है, हर किसी पॉकेट में होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसको दो दिन बोल करके डायरेक्ट प्रेशर उसको दबाव दे दो जहां से ब्लीडिंग हो रही है। सबसे कारगर तरीका यही है। उसके बाद नंबर 2 क्या होता है? एलिवेशन। उस पार्ट को, अगर लोअर एक्सट्रीमिटी है या अपर एक्सट्रीमिटी है, उस पार्ट को आपका एलिवेशन देना है। किससे एलिवेशन देना है? हार्ट लेवल से, क्योंकि ब्लड सप्लाई हमारा हार्ट ही कर रहा है ना पूरी बॉडी में। होल बॉडी जितनी भी है, जहाँ पे जो भी हमारी ब्लड वेसल है सप्लाई कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। हार्ट लेवल से उसको आपका एलिवेशन दे देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे अपर एक्सट्रीमिटी में अगर आपने देखा होगा तो हमारे अंडरआर्म से एक नर्व होती है, पल्पेट करना आपने कभी इससे, जहां से आप इसको दबाओगे ना तो पूरी आगे बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है, सर्कुलेशन है, ये रुक जाती है। ये ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं बॉडी में। प्रेशर पॉइंट पे दबाव दोगे तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। नंबर 4 क्या है? टॉर्निंग एड। टॉर्निंग एड का मतलब ये हमारी लास्ट स्टेज होती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की। इसमें क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिजास्टर साइट पे जाते हैं तो किसी विक्टिम का कोई बॉडी पार्ट कट के अलग हो जाता है। सोच किया कि बॉडी कट के अलग हो गई, टांग कट के पैर कट के अलग हो गया, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट में 4th स्टेज होती है हमारी टॉर्निंग एड की। अब टॉर्निंग एड का मतलब क्या होता है कि जहां से ये बॉडी पार्ट कट के अलग हुआ है या हैंगिंग पोजीशन में आ गया, कोई मांस छोटा सा मसल कोई लटका हुआ है, तो उससे क्या करना आपने, जहां से ये कट लगा है वहां से 2-3 इंच पीछे से आपने क्या करना, उसको टाइट करके बांधना है। टाइट करके बांध देना, मतलब इतना टाइट करना है कि उसका ब्लड का फ्लो रुकना चाहिए बस। फिर क्या करना है उसके बाद, अगर उस विक्टिम को आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो साथ में, तो क्योंकि ये सारी बातें आ रही है प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल जाने से पहले की जो उसको मदद मिल रही है, फर्स्ट एड जो आप दे रहे हो उसको एज ए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, तो ये प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो उसको मिल रहा है, ये क्या करना है आपने उसको टाइट करके बांधना है, टॉर्निंग एड करना है। टॉर्निंग एड करने के बाद मतलब अगर आप उसके साथ जा रहे हो उसको हॉस्पिटल
या कठुआ जा रहे हो या जम्मू जा रहे हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने टॉर्निकेट किया उसको, अब टॉर्निकेट कैसे करोगे? किसी रुमाल के साथ, किसी रस्सी के साथ या किसी कपड़े के साथ टाइट करके बांध रहे हो। अगर जा रहे हो साथ, तो आपने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना कि 5 मिनट के बाद उसको जो टॉर्निकेट किया आपने उसको थोड़ा सा आपने रिलीज करना है, थोड़ा सा रिलीज करना है, थोड़ा सा मतलब ढीला करना है उस टॉर्निकेट को, थोड़ा सा ब्लड का फ्लो थोड़ा सा आगे, जो आपके आगे वाले जो पार्ट है, बॉडी के जो सेल है हमारे उस पार्ट के, उनको भी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी मिलनी चाहिए। अगर 5 मिनट से ऊपर हो गया, 6-7 मिनट निकल गए, तो जो बॉडी सेल जो है फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिली, अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो ये डाई हो जाती है। डेथ होने के बाद फिर क्या, ये पॉइजन बन जाता है, ऐसे ब्लूइश कलर हो जाता है ना, ब्लूइश कलर हो जाएगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, डेथ होने के बाद वो पॉइजन बन जाएगा। तो फिर जैसे ही उसको आप हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे, टॉर्निकेट तो किया आपने, ये तो इसके लिए फर्स्ट एड है ही है, और जैसे डॉक्टर उसको खोलेंगे तो ब्लड जाएगा, तो फिर पॉइजन उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैलेगा, तो बंदे की जान जा सकती है। इसलिए आपने क्या करना है कि 5 मिनट के बाद थोड़ा सा उसको रिलीज करना, जो टॉर्निकेट किया है। ये लास्ट स्टेज होती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की, समझा रही है? क्या करना है, उसको 5 मिनट के बाद थोड़ा सा रिलीज करना है। अगर किसी कोई और उसके साथ जा रहा है उसको हॉस्पिटल लेके, तो ये बात उसको भी बतानी है कि ये मैंने इसको टॉर्निकेट किया है बच्चे, तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा 5 मिनट के बाद थोड़ा सा रिलीज करो, ढीला करो, फिर से टाइट कर दो, फिर 5 मिनट के बाद थोड़ा ढीला करो, फिर टाइट कर दो, ताकि जो आगे वाले जो सेल है बॉडी के, उनको भी ब्लड सप्लाई मिलती रहे 5 मिनट बाद। समझा रही है? ले रहा है? ये हमारे है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के 4 मेथड। उसके बाद अगर कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट होगा, हेड इंजरी मतलब ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है। हेड इंजरी अगर कई बार ये इंटरनल होती है, कई बार एक्सटर्नल होती है। अगर इंटरनल रही तो थोड़ी डेंजरस है, अगर इंटरनल रही तो डेंजरस, एक्सटर्नल होगी, ब्लीडिंग निकल के हेड इंजरी की वजह से ब्लीडिंग अगर कान से नाक से बस निकल गया, तो वो विक्टिम क्या है, थोड़ा डेंजर जोन से बाहर है, तो उससे विक्टिम को आपने क्या फर्स्ट एड देनी है, हेड इंजरी वाले पेशेंट को प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देगा ना, क्या फर्स्ट एड हो गया, उसको उठाने का तरीका, उसको स्ट्रेचर पे रखने का तरीका, एम्बुलेंस में लोड करने का तरीका, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है हेड इंजरी वाले पेशेंट के लिए। हेड इंजरी डॉक्टर भी बोलते हैं कि हेड इंजरी मतलब स्पाइनल इंजरी। अगर सिर को चोट लगी है जोर से, अगर कोई सडनली कोई ट्रॉमा केसेस वाला पेशेंट होगा, तो 99% चांसेस होते हैं उसको हेड इंजरी वाले पेशेंट को स्पाइन इंजरी होने की। तो स्पाइन इंजरी को सबसे पहले आपने क्या फोकस करनी है, उसको सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करना है। देखो ना, अब तो सर्वाइकल वाला पेशेंट होता है तो उसको गले में क्या रखा होता है, कॉलर लगाया होता है ना, सर्वाइकल कॉलर जिसको बोलते हैं। सबसे पहला वो आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इम्प्रोवाइज तरीके से आपने किसी तरीके से उसको मतलब वो उसकी गर्दन की मूवमेंट को मिनिमाइज करना है, रोकना है, ज्यादा नहीं, बंद तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। अब जितनी उसकी गर्दन की मूवमेंट होगी, स्पाइनल कॉर्ड उतनी ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस है। और स्पाइनल कॉर्ड जो आपको पता है, हमारी जो वर्टिब्रा कॉलम है पीछे रीढ़ की हड्डी है जो, इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो गया तो नीचे वाला पोर्शन पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ। इसलिए जो हेड इंजरी 99% चांसेस होते हैं स्पाइनल इंजरी होने के। और स्पाइनल इंजरी मतलब आप जितनी उसकी बॉडी या गर्दन की मूवमेंट चली, उतने ज्यादा चांसेस होंगे उसको स्पाइन कॉर्ड ब्रेक होने के। तो हम क्या करते हैं, उसको सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल कर, हमारे पास पड़े हैं, हमारे पास एक सी कॉलर सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। हम जहां भी जाते हैं, रेस्क्यू टीम मूवमेंट जाते हैं, तो हम ये सर्वाइकल कॉलर लेके जाते हैं साथ में, इस टाइप के होते हैं। ये होते हैं इस टाइप के, ये सॉफ्ट है और एक हार्ड टाइप है, ये वाला इस टाइप के। ये इसलिए होते हैं कि अगर कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट होगा, उसका आपने क्या करना है, गर्दन की मूवमेंट को उसको रोकना है। जितनी गर्दन की मूवमेंट रोकेगी फिर उतना ही उसके लिए बेटर रहेगा। फिर उसको क्या करना है, आपने उठाने का तरीका भी होता है। उठाने का तरीका हम ऐसे, हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर पे उसको क्या करते हैं, विक्टिम को उठा के स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं किसी एम्बुलेंस में, गाड़ी में तक पहुंचाने के लिए। मगर अगर हेड इंजरी वाला पेशेंट होगा ना, तो उसको उठाने का तरीका बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो जैसे ही उसकी बॉडी का कानून उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई, वो मोल्ड हुई, तो उसके लिए उतना ही डेंजरस है।
अब आपने क्या करना है कि कहीं आप जैसे जहां से आपने बिलावर लेके जाना है, गाड़ी में लोड करना है, तो उसके लिए आपने स्पाइन बोर्ड का इस्तेमाल करना है। हमारे पास कोल्डिंग स्ट्रेचर होते हैं, एक फ्लेक्सिबल वाला होता है, एक स्पाइन बोर्ड होता है। बिल्कुल स्पाइन बोर्ड मतलब बिल्कुल फ्लैट होता है, वो हार्ड से बेस होता है, हार्ड वाला होता है वो फ्लैट होता है बिल्कुल। हेड इंजरी वाले को आपने क्या करना है, किसी अगर आपके पास नहीं होगा वो किसी फटे का, किसी प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल करो, ताकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और आगे उसको आपने यही उसके लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है। और कई बार क्या होता है कि हेड इंजरी एक्सटर्नल हो जाती है, सिर में चोट लगी, नाक से या कान से ब्लीडिंग निकल गई, हो जाता है ना ऐसे कई बार, नाक से ब्लड निकल गया या कान से ब्लड निकल गया, तो हमें पता नहीं होता है, हम क्या करते हैं कि उस ब्लड को आप रोकने की कोशिश करते हैं। मगर अगर हेड इंजरी वाला पेशेंट है, उसको ब्लीडिंग हो रही है नाक से या कान से, तो कभी भी उसकी ब्लीडिंग को आपने रोकना नहीं है। अगर ब्लीडिंग को रोका तो वो क्लॉट आपके ब्रेन में रखेंगे, तो ब्लीडिंग क्योंकि ब्रेन से निकल रही है, वो ब्रेन में क्लॉट रहेंगे, और जितने क्लॉट ब्रेन में रहेंगे उस विक्टिम के लिए उतना डेंजरस है। ब्रेन का पता ना ऐसा वाइटल ऑर्गन है, अगर इसका 1% भी डेड हो गया तो ये रिवाइव नहीं होता है, तो क्लॉट नहीं बनने चाहिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है नाक से तो उसको बहने दो, अपर लिप्स के नीचे थोड़ा सा कॉटन रखो, कोई कपड़ा रखो, ताकि वो इंफेक्टेड जो ब्लड है उसके मुंह में न जाए साइड से, और 2-2 मिनट के बाद उसको क्लीन करते रहो, साफ करते रहो। कई बार क्या होता है कि कान से एक फ्लूइड टाइप होता है, हमारे जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, फ्लूइड होता है ना, CSF जिसको बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जोर से अगर सडनली जोर से इंजरी हुई, हेड इंजरी, तो वो फ्लूइड क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। तो उसका अगर वो वाला फ्लूइड लीक कर रहा है, कोई वाइट नाक से या कान से कोई ऐसा निकल रहा है, तो उसको भी नहीं आपने रोक रहा है। हमें पता नहीं होता, हम नाक में या कान में रुई दे देते हैं, तो हाँ यार इसको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, साफ करो उसकी ब्लीडिंग। अगर वो ब्लीडिंग रही अंदर तो उसके विक्टिम के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, सर्वाइकल कलर अप्लाई करना है, स्पाइन बोर्ड का इस्तेमाल करना है, और विक्टिम को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना है। हाँ, हेड इंजरी वाले पेशेंट का आप मेंटल स्टेटस भी चेक कर सकते हो, जो आपकी आईज है ना, आई पीपल जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है, जो एक नॉर्मल कंडीशन में पता होगा ना, मुझे कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होती है। जैसे आप धूप में बैठे होती, जहां से उठ के क्लासरूम में जाओगे ना, तो 2-3 सेकंड के लिए आपको पहले ऐसे दुधर दिखेगा, होता ना ऐसे। तो ये एक मेंटल स्टेटस आपका, मतलब बैलेंस, दिमाग का बैलेंस ठीक है। दिमाग का बैलेंस मतलब आपकी आई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है, जो आई पीपल चल रही है। तो अगर हेड इंजरी वाला पेशेंट है, उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह रही है, जैसे आपने देखा कोई विक्टिम कोमा में होता है, तो उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है, जो आपकी जो पलके हैं वो भी हो सकता है। तो वो आपका मेंटल स्टेटस आप चेक कर सकते हो, थोड़ी सी टार्च लगा के देख सकते हो कि उसकी आई पीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसकी बहुत ज्यादा डेंजर जोन है, उसको जल्दी से जल्दी आपका हॉस्पिटलाइज करना है। एक हेड इंजरी वाले पेशेंट को प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अगर इतना सा आपने दे दिया, उसकी सी कलर अप्लाई कर दिया, उसको उठाने का तरीका वो हम बताएंगे मेथड कि कैसे लास्ट में, कि कैसे किसी विक्टिम को इमरजेंसी लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के मेथड होते हैं हमारे, कैसे उठाना है, कैसे आपका स्ट्रेचर पे लैश करना है, उसको बांधने का तरीका, ये एक दिन हमारा ये रहेगा लेक्चर। तो अगर इसको आपने हेड इंजरी वाले पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दे दिया, तो उसके लिए वो भी कारगर साबित होगा, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, तो फ्रैक्चर वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं, लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्चर से किसी की जान नहीं जाती, बड़ा रेयर चांसेस होते हैं। हाँ, अगर फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब फ्रैक्चर कितने किस्म के होते हैं, फ्रैक्चर होता क्या है पहले बताओ, हड्डी के टूटने को क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्चर हो गया। जो बोन की कंटिन्यूटी है उसमें अगर कोई ब्रेक हो गया तो फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर कितने किस्म के होते हैं, 4 किस्म के। नंबर 1 सिंपल फ्रैक्चर, नंबर 2 कंपाउंड फ्रैक्चर, नंबर 3 कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, नंबर 4 ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, ये बेटर रहता है कहीं हाल में जाते तो आपका पेन काफी साफ होता है, तो चीजें आपने लिख लेनी थी। जैसे 4 मेथड मैंने बिल्डिंग के बताए, जब 4 टाइप के फ्रैक्चर बताए थे, थोड़ी पेन नोट होता तो आपके लिए बेटर रहता। तो कितने किस्म के फ्रैक्चर है, 4 किस्म के। अब इनमें से जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है वो थोड़ा सा उस कंडीशन में विक्टिम की थोड़ी स्टेज क्या होगी, क्रिटिकल स्टेज में हो जाएगा। सिंपल फ्रैक्चर ऐसे आपको नहीं दिखेगा, वो विजिबल नहीं है ऐसे अमूमन। उसमें क्या आपको सिम्टम देखेंगे,
उस पार्ट को, जो उस बॉडी के जो हिस्सा है, बाजू है, टांग में, एक तो आपको पेन होगी, दूसरा वो स्वेलिंग हो जाएगी। ये इसका साइन सिम्टम लिखेंगे। और अगर एक्सरा करवाओगे तो एक्सरे में वो दिख जाएगा, डॉक्टर देख लेंगे कि इसको सिंपल फ्रैक्चर हुआ, खाली छोटी सी हड्डी में क्रैक हुआ है, क्रैक पड़ा है अंदर। दूसरा सिंपल, दूसरा कौन सा बोला, कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब जो बोन की कंटिन्यूटी है वो टोटल ब्रेक हो गई है। अगर बाजू, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं किस पे खड़ा हूं, मेरा जो स्कैटरिंग सिस्टम है, मेरा हड्डियों का ढांचा है, जो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट इसी से होती है, स्कैटरिंग सिस्टम से। अब मैं खड़ा हूं, अगर जिस बंदे की टांग टूटी होगी तो वो अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, ये मतलब क्या है कि उस बोन की कंटिन्यूटी बिल्कुल ब्रेक हो गई है, वो वाला बॉडी पार्ट हैंगिंग पोजीशन में आ गया। बाजू हम ऐसे कर रहे हैं तो मतलब हमारी जो बाजू की हड्डी बिल्कुल सीधी है। अगर टूटी होगी तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, नहीं होगी, वो वाला पार्ट हैंगिंग पोजीशन में आएगा। तो अगर ऐसा अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो वो कौन सा होगा, कंपाउंड फ्रैक्चर। अब कंपाउंड फ्रैक्चर को आपने क्या प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना है, जितनी उसकी बॉडी की उस पार्ट की मूवमेंट को आप रोकोगे उतना ही उसके लिए विक्टिम के लिए ठीक रहेगा। हड्डी जब टूटती है तो बड़ी शार्प हो जाती है, बड़ी मतलब जैसे आप देखो ना, जो ब्लेड होता है उससे भी बड़ी नुकीली होती है। अगर उसकी मूवमेंट रहती चलती रही, मैं एक वाकया आपको बताऊंगा। हम गए थे एक दुकाना में एक कैंप लगाने के लिए, क्लाउड बस्ट हुआ उधर हमारे दुकाना वाले से, राजबाग से ऊपर पड़ता है, मतलब बैकवर्ड एरिया। वहां पे क्या हुआ, क्लाउड बस्ट में एक 13-14 साल की लड़की थी, उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। अब वहां से उठा के उतरे, उन लोगों ने पता नहीं उसको 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गाड़ी तक पहुंचाया, क्योंकि कनेक्टिविटी टूट गई थी, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद, गाड़ी में आना जाना नहीं था, रोड बस में वो रास्ता बिल्कुल खराब हो गया। अब उन लोगों को पता नहीं था, उन्होंने पता नहीं कैसे उसको उठाया, किस तरीके से उसको उठा के वो गाड़ी तक लेके गए, मगर वो जो कंपाउंड फ्रैक्चर था ना उसका, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि अगर कंपाउंड फ्रैक्चर को आपने स्टेबल नहीं किया, उस पार्ट को, उसकी मूवमेंट को नहीं स्टेबल किया, तो वो बॉडी पार्ट हिलता रहेगा, अंदर मूवमेंट चलती रहेगी, तो वो हड्डी क्या करेगी, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर देगी। फिर बॉडी के मसल जो होते हैं अंदर वाले, उनको कट करेगी, ब्लड वेसल्स कट हो जाएंगी, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग होती रहेगी। इंटरनल ब्लीडिंग जब हुई तो अंदर क्लॉट बन गए, क्लॉट बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, बाद उसमें वो मतलब वो एक पॉइजन बन जाता है, वो वाला बॉडी पार्ट। और वो 2-3 घंटे तक मतलब ऐसे पैदल चल के गए वो नीचे, दूर दराज ऐसे दरिया क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो लास्ट में वो जब तक वो लड़की बेचारी हॉस्पिटल पहुंची कठुआ में, तो डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी वो टांग को काटना पड़ा, नीचे वाला वो उसकी टांग बिल्कुल डेड हो गई। वो इतनी मूवमेंट होती रही, इतनी मूवमेंट होती रही, ब्लीडिंग होती रही, वो जो उसकी वो बॉडी सेल थे जो वो बिल्कुल डेड हो गए थे। तो ये जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, अगर इसकी मूवमेंट को आपने नहीं रोका तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। उसमें क्या होता है कि जो बॉडी जो बोन्स है जो कट के बॉडी के मसल्स को कट करेगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो लास्ट जो हमारा है फोर्थ फ्रैक्चर, वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये मैक्सिमम जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल की एज के बाद, एज वाले बच्चे, जिनमें मतलब कोई भी अगर कोई फ्रैक्चर हुआ तो वो उसमें इंप्रूव खुद ब खुद हो जाते हैं। ग्रीन स्टिक मतलब, ग्रीन स्टिक अगर ऐसे पकड़ोगे ना, उसको मोल्ड करोगे, छोड़ोगे तो वो अपने सीधी हो जाएगी। तो ये जो लिगामेंट होते हैं हमारे, जो टेंडन्स होते हैं, जो बोन्स होती है, ये छोटे बच्चों में क्या होते हैं, ज्यादा होती है, और जैसे जैसे वो उसकी ग्रोथ होती जाती है तो ये टेंडन्स लिगामेंट जो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उनको कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उसको क्या है, खाली स्टेबल करने के लिए स्टेबल करने की जरूरत होती है, वो खुद का खुद रिकवर हो जाते हैं ग्रीन स्टिक वाले। ठीक है, समझाया कुछ? कितने टाइम के बोला मैंने, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड, कौन कौन सा याद रखना। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्चर कितने किस्म का, कौन कौन सा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, ग्रीन स्टिक। और जो हेड इंजरी वाला पेशेंट है उसके लिए क्या फर्स्ट देनी है हमने, सी कलर अप्लाई करना है, स्पाइन बोर्ड,
वाइन बोर्ड मतलब किसी पट्टे का, किसी प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल करो, फ्लेक्सिबल वाले स्ट्रक्चर पर नहीं लेके जाना। और उसके लिए उठाने का तरीका हम बताएंगे आपको कि अगर कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट होगा उसको कैसे उठाना है, और लास्ट में फ्रैक्चर को कैसे आपको स्टेबल करना है। फ्रैक्चर को स्टेबल करने का अगर इम्प्रोवाइज तरीका आपने अप्लाई करना है, 2-3 लकड़ी के पीस ले लो, पट्टी ले लो कोई फ्लैट वाली, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास नोटबुक तो होगी ना, उसका रोल करो बॉडी पार्ट को, जैसे आपने आई कार्ड डाले हुए इसका इस्तेमाल करके मतलब अगर बाजू में है या टांग में है उसको आप स्टेबल कर सकते हो। ये भी हम बताएंगे लास्ट में कि कैसे उसको स्टेबल किया जाता है। ठीक है, ले रहा है, बोर हो रहे हो ना, नहीं हो रहे हो? ठीक है, तो आज के लिए इतना मेरे को लग रहा काफी है, क्योंकि आपकी रेगुलर पढ़ाई थी, अभी कल भी रहेगी। तो कल हम कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होगा या कोई वार्न वाला होगा, किसी भी टॉपिक में हम कल से बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी रहेगा, कि चीजें आपने पीछे दिमाग में रखनी है, स्किप नहीं करनी है। ये मेथड जो मैंने बताया ये बड़े जरूरी, अगर इन फ्यूचर कहीं आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आपकी लाइफ अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, कहीं आगे जाके फील्ड में कहीं भी फील्ड में जाओगे तो आपको ये चीजें काम आने वाली है। तो अगर मौका मिला तो इन चीजों को आपने अप्लाई करना है फील्ड में। और ये चीजें क्या है कि कहीं भी हम जाते हैं तो ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे पहुंचने से पहले अगर इतना सा काम ये लोग कर गए तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये 99% हम उसको सक्सेसफुल मानते हैं। अवेयरनेस मतलब यही है पहले की, लोगों को अवेयर करना है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है डेथ रेट कम करना है। और जो हमारा फर्स्ट आवर होता है गोल्डन आवर, उसको हम मान के चलते हैं, फर्स्ट आवर से गोल्डन आवर, उसमें अगर जितनी आपने कैपेसिटी को सेव किया, जिन लोगों को प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे दिया, तो उतने लोगों की जान आप सेव कर सकते। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना काफी रहेगा। तो कल हम फिर मिलेंगे आपसे सुबह असेंबली में, तो हॉल में मिलेंगे या असेंबली में मिलेंगे। तो कल के लिए किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।